नेता लोग मिलेंगे जो वोट भी मांगेंगे इसके ऊपर। आपको पता तो होना चाहिए कि ये क्या है, फिर आप डिसाइड करें आपको उस पार्टी को वोट करना है कि नहीं करना है, जो इसके साथ है या उसके खिलाफ है। आज करना है आपको, लोगों की सेवा नहीं करनी है, इस देश को कैसे भी चलाना है, तो फिर आपके लिए ज़रूरी बात नहीं होगी। मैं समझ सकता हूँ। उन्होंने देखा कि हमें तो इस देश की एकता अखंडता से कोई लेना देना है नहीं, हम तो बहुत इधर लूटना है, हमें तो सिर्फ यहाँ पे धंधा और एडमिनिस्ट्रेशन ही देखना है। हमें ये नहीं देखना कि यहाँ की पॉपुलेशन में अच्छे से ब्लेंडिंग हो रही है कि नहीं, इन लोगों में कुछ फसाद तो नहीं है, इनको एक रखना है, तो उनका कोई मोटिव नहीं था। तो उन्होंने क्यों ये किया गया। और ये फूट डालो राज करो डिवाइड एंड रूल की पहली पॉलिसी मैं मानता हूँ इस देश के जो लागू हुई थी 1925 में। सेपरेट इलेक्टेड की बात हुई कि एक कम्युनिटी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लीडर को ही वोट करेगी। उसी खेला में खेला हो गया पाकिस्तान में गया। ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता आपको मिलेंगे जो देश को देश ही नहीं मानते, यूनियन ऑफ स्टेट्स मानते हैं। ये सब सेपरेटिस्ट आइडिया है। एग्जाम्पल दूँ देता हूँ, पंजाब में जाओ आपको वहाँ के सेपरेटिस्ट मिलेंगे, दुनिया भर में घूम घूम के बोलेंगे हमारे पास खालिस्तानी थ्योरी है, वी डोंट बिलोंग टू भारत, हम भारत से अलग हैं। आगे चलिए साउथ में जाइए, आपको वहाँ पे मिलेंगे एक सेपरेटिस्ट टोली जो कहेगी कि भाई हम तो आगे में डिवीजन में मानते हैं, हम तो नॉर्थ साउथ डिवाइड पॉलिटिक्स करेंगे। आजकल तो नए नए मान भी उठ रही है, साउथ इंडिया, साउथ में अलग स्टेट, नॉर्थ में अलग कंट्री, तो ये सब उसी का नतीजा है। फिर आगे चलो कश्मीर के तो कहने ही क्या, कश्मीर में तो कोई सेपरेटिज्म ही नहीं है, ठीक है। इसके आगे चलो किसी को चिकन नेक काटना है आसाम में, हाँ। अब कई नेता लोग तो पार्लियामेंट में बोल चुके हैं कि पीओके और एक्साइज जो है, पीओके और एक्साइज भारत का हिस्सा है, रोके वार हो रहा है। तो ये सारे डाल लगे हैं, फल उग रहे हैं जिसमें सब चीज़। हम इस सेपरेटिस्ट पेड़ को उखाड़ के फेंकने जाए, अंग्रेजों ने उसको बोया, उन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने कई चीज़ें ऐसी रखी जो उस वक्त नहीं हो पाई फ्यूचर की सरकारों के लिए, और एक कहा भी कि उनको लाना है, और हमने इसी में रखा है कि वो ला पाए। विरोध है ये सब एक प्रॉपर पर्सनल ड्राफ्ट बना के सबमिट कीजिए अम्बेडकर जी के सबमिशन के पहले। और फिर सब कमेटी ने जो राइट्स होते हैं सिविलियन के उसको दो भाग में बांटा। पहला भाग था जस्टिसेबल राइट्स और दूसरा भाग था नॉन जस्टिसेबल राइट्स। क्या बोलेंगे तो ये मेजोरिटी देश की उनको वोट नहीं करेगी, क्योंकि ये मेजोरिटी चाहती है अभी ये थी कि जैसे कहा जा रहा है कि ये देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, जबकि इसके विपरीत बात है, ये देश की एकता अखंडता के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो कहा जा रहा है कि देश में माइनॉरिटीज के राइट्स के ऊपर ही हमला है, तो मैं बताना चाहूँगा कि अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये हमारी खूबसूरत संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण बनेगा, एग्जाम्पल बनेगा सेक्युलरिज्म का। इस सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण बनेगा हमारा देश। एक 37 से लागू है, तो उनको पता था हमको यहाँ से जाना है, इसको अच्छे से बर्बाद करके जाना है, तब उन्होंने ये सब अपनी हरकतें करके गए। अम्बेडकर जी ने सबमिशन में साफ साफ कहा कि कॉमन लॉज बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए, और क्योंकि इस देश में कॉमन लॉज नहीं थे इसीलिए इस देश का बंटवारा हुआ कि हमारे साथ कई और देश आज़ाद हुए। आज वो अगर तरक्की कर पाए हैं और हम नहीं कर पाए हैं, तो उनका भी यही कारण है कि हमारे देश में कॉमन लॉज नहीं है। अगर हमारे देश में कॉमन लॉज हो जाए तो जो हमारे साथ देश आज आज़ाद हुए थे वो जिस तरक्की के लेवल पे है, जहाँ है, वहाँ हम भी पहुँच पाएंगे। वही देश संविधान से ही चलेगा। संविधान क्या कहता है? सत्यमेव जयते, सत्य है वही चलेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यह माना कि भारत का संविधान अनकंडीशनल पावर देता है भारत के पार्लियामेंट को कि वो फ्यूचर में भी अगर चाहे
ऐसे ही सिंपल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली बार आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के। हमें लाइक करें, शेयर करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय। वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय। आज हम बात करेंगे एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। और इसे समझेंगे सबसे आसान भाषा में, क्योंकि आपने न्यूज़ और वकीलों की भाषा तो देखी होगी टीवी पे। वो आम आदमी कहीं ना कहीं समझ नहीं पाता या भ्रमित होने के चांसेस होते हैं। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। मेरा मेन कारण यही है कि जो आम लोग हैं वो समझे इस टॉपिक को, फिर फैसला करें वो इनके साथ है कि नहीं, किसी के वर्जन को सपोर्ट ना करें। एक सिंपल वाइट पेपर आपके सामने रखूँगा, फिर आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि बाय द एंड आपको ही वोट करना है इसके ऊपर। आपको पॉलिटिकल पार्टीज और नेता लोग मिलेंगे जो वोट भी मांगेंगे इसके ऊपर, तो आपको पता तो होना चाहिए कि ये क्या है। फिर आप डिसाइड करें आपको उस पार्टी को वोट करना है कि नहीं करना है। तो शुरू करते हैं मतलब के साथ ही। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है यूसीसी का। वैसे तो अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, पेपरों में हर जगह आपने वही डेफिनेशन भी पढ़ा होगा, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मेन कारण है आसान भाषा में समझाना। तो पहले मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड भाषा में पढ़ के डेफिनेशन बता देता हूँ क्या है, फिर आसान भाषा में समझाऊँगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन है इंग्लिश में, वो है अ यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स दैट ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी irrespective of the religion shall be treated equally accordingly to a national civil code which shall be applicable to all uniformly. This covers areas like marriage, divorce, maintenance, inheritance, adoption and succession of the property. ये है इंग्लिश डेफिनेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ आसान भाषा में इसका मतलब क्या है। तो यूनिफॉर्म का मतलब समान, एक समान। सिविल मतलब नागरिक या डोमेस्टिक लॉज, जैसे मैंने बताया शादी, तलाक, ये सब को लेके। फिर आगे चले तो कोड मतलब संहिता मतलब रूल, सेट ऑफ रूल्स जो उसके बारे में होंगे। तो जो यूसीसी है उसका मतलब बेसिकली यही है कि जो पर्सनल लॉज है, जो विषय मैंने बताया, शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, इन सब पे समान कानून हो सारे नागरिकों के ऊपर। उनका कोई भी रिलीजन हो, कुछ भी हो, उसके हिसाब से नहीं। इनके कोई पर्सनल लॉज नहीं चलेंगे देश में। देश एक है, नागरिक सब एक है, कानून भी एक रहेगा। ये सिंपल भाषा यूसीसी का डेफिनेशन। किस बारे में? शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, गोद लेने की व्यवस्था, वसीयतनामा। तो ये हुई मतलब यूसीसी है क्या। अब देखते ये क्यों इतना ज़रूरी है, संवैधानिक ज़रूरी क्यों है ये संवैधानिक तौर पे। तो ये इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले कि हम जब इतने बड़े देश को चलाने की बात करते हैं ना, राज करने की बात नहीं, चलाने की बात करते हैं, अच्छे से स्मूथ फंक्शनिंग की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, हर एक आदमी को अच्छे से व्यवस्था मिले, उनकी सेवा हो बेसिकली, तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको अगर सिर्फ राज करना है, आपको लोगों की सेवा नहीं करनी है, इस देश को कैसे भी चलाना है, तो फिर आपके लिए ज़रूरी बात नहीं होगी, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर इस देश को सही से चलाना है तो यूसीसी बहुत ज़रूरी है। जब अंग्रेज़ भी इस देश में आए थे और शुरुआत में उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे तो हर 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर के बाद भाषा चेंज हो जाती है, लोगों का अपीयरेंस चेंज हो जाता है, कपड़े पहनने के तरीके चेंज हो जाते हैं, तो ऐसे इतने बड़े देश को हम चलाएंगे कैसे, और रहते भी इतने दूर है। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई 1835 में कि इस देश को कैसा चलाया जाए। उन्होंने 1840 में एक रिपोर्ट सबमिट की उस कमेटी ने, और उन्हें बताया कि इस देश को कैसे चलाना है। अगर आज की सरकारें इस देश को चलाना चाहती हैं तो वो भी इससे सीख लेंगी और वैसे ही चलाएंगी इस देश को, क्योंकि चलाने के लिए निष्पक्ष कमेटी थी कि कैसे चलाना है। इस कमेटी में ये
समझ ही निकला, ये निकला परिणाम कि सबसे पहले तो इस देश में सबके लिए कॉमन लॉज होने चाहिए। अलग अलग लॉज से हम इस देश को नहीं चला पाएंगे। इतना बड़ा जो लैंड मास जोग्राफी, इतना बड़ा देश है, अलग अलग टाइप के पॉपुलेशन है, उसको अगर हमको चलाना है तो आपको लॉज कॉमन करने पड़ेंगे, सबके लिए एक लॉ। फिर उन्होंने देखा कि हमें तो इस देश की एकता अखंडता से कोई लेना देना है नहीं, हम तो बस इधर लूटने आए हैं, हमें तो सिर्फ यहाँ पे धंधा और एडमिनिस्ट्रेशन ही देखना है, हमें ये नहीं देखना कि यहाँ की पॉपुलेशन में अच्छे से ब्लेंडिंग हो रही है कि नहीं, इन लोगों में कुछ फसाद तो नहीं है, इनको एक रखना है, ऐसा उनका कोई मोटिव नहीं था। तो उन्होंने जुर्म, व्यापार, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब जो धंधा पानी के जितने भी कानून होते हैं उनको एक कर लिया। क्राइम की बात आएगी तो हिंदू मुस्लिम जो पकड़ा जाएगा सब पे एक कानून लागू होगा, लेकिन शादी वादी जिनसे अंग्रेजों को कोई लेना देना नहीं था, जो उनके कोर्ट्स में सेटल नहीं होते थे, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं था, तो उन्होंने उसको जाने दिया। और ये लिखा भी उस कमेटी में, अगर आपने उनके पर्सनल लॉस को हाथ लगाया और एक किया तो उनकी एकता अच्छी हो जाएगी जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो देखा जाएगा अगर आप डीप स्टडी करोगे इस बात की, उस टाइम पीरियड की कि 1857 में क्या हुआ, पहला गदर हुआ, फिर उनको समझ में आया कि एकता क्यों इतनी इसकी ज़रूरी है कि तोड़नी चाहिए, इनमें एकता नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने पर्सनल लॉस को दूर रखा, बाकी लॉस को एक किया। तो ये अगर समझदार आदमी अच्छे से स्टडी करेगा तो उसको समझ में आएगा कि क्यों ये किया गया। और ये फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल की पहली पॉलिसी मैं मानता हूँ इस देश पे जो लागू हुई थी। ये सबके लिए कॉमन लॉज, लेकिन पर्सनल लॉज को छोड़ दिया गया। तो आज जो भी लोग हैं वो नहीं जानते कि वो यूसीसी नहीं, वो डिवाइड एंड रूल के एक पॉलिसी का समर्थन कर रहे हैं, इसका विरोध करके। फिर आगे चलते हैं, जैसे कि अभी हमने देख लिया कि कहाँ से आया, कब से इसका संघर्ष चालू है। अब देखते हैं इसके दुष्परिणाम क्या निकले। जब इन्होंने डिवाइड एंड रूल शुरू कर दिया तो उसके बाद कई दुष्परिणाम निकले भारत के। शुरुआत हुई 1905 में जब बंगाल का बंटवारा हुआ। फिर 1947 में, 1925 में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई कि एक कम्युनिटी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लीडर को ही वोट करेगी। उसी खेला में खेला हो गया, पाकिस्तान बन गया। नहीं समझ में आता है मत सोचो, जो हिस्ट्री पढ़ता है निरपक्ष होकर उसको सब समझ में आता है, ठीक है। फिर आगे चल के देश का बंटवारा हुआ। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार पुरानी बात क्यों कर रहे हो, किसी को नीचा दिखाना है क्या, किसी को एम्बेरस करना है क्या, देश में हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो। तो उनको मैं जवाब देना चाहूँ कि आज इसके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं कि ये सेपरेटिस्ट आइडियाज रुक गए हैं इस देश में। आज भी इस देश के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि दिस कंट्री इज नॉट अ कंट्री, दिस इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, दिस इज नॉट अ नेशन, दिस इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता आपको मिलेंगे जो इस देश को देश ही नहीं मानते, यूनियन ऑफ स्टेट्स मानते हैं। तो ये सब सेपरेटिस्ट आइडिया है। एग्जाम्पल दूँ, देता हूँ। पंजाब में जाओ, आपको वहाँ के सेपरेटिस्ट मिलेंगे, दुनिया भर में घूम घूम के बोलेंगे हमारे पास खालिस्तानी थ्योरी है, वी डोंट बिलोंग टू भारत, हम भारत से अलग हैं। आगे चलिए, साउथ में जाइए, आपको वहाँ पे मिलेंगे एक सेपरेटिस्ट टोली जो कहेगी कि भाई हम तो आर्यन इन्वेजन में मानते हैं, हम तो नॉर्थ साउथ डिवाइड पॉलिटिक्स करेंगे। आजकल तो नए नए मांग भी उठ रही है, साउथ इंडिया, साउथ में अलग स्टेट, नॉर्थ में अलग कंट्री। तो ये सब उसी का नतीजा है। फिर आगे चलो, कश्मीर का तो कहने ही क्या, कश्मीर में तो कोई सेपरेटिज्म ही नहीं है, ठीक है। इसके आगे चलो, किसी को चिकन नेक काटना है आसाम में, हाँ। और कई नेता लोग तो पार्लियामेंट में बोल चुके हैं कि पीओके और अक्साई चीन जो है, पीओके और अक्साई चीन भारत का हिस्सा ही नहीं है। तो ये सब वो दुष्परिणाम है कि जो जानकारी मतलब जिसके हिसाब से यहाँ के लोग यहाँ पे गर्व करने के बजाय ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, आज कई सालों से चले आ रहे हैं।
इसके लिए हम इसकी बात कर रहे हैं, ताकि ये सब सेपरेटिस्ट आइडिया के जड़ों पे वार होगा ना, तो ये सारे डाल जहाँ जहाँ लगे हैं, फल उग रहे हैं जिनमें, सब गिरेंगे। और हम इस सेपरेटिस्ट पेड़ को उखाड़ के फेंकना ही चाहते हैं, तो अंग्रेजों ने यहाँ पे बोया था। तो हमने अब ये देख लिया कि यूसीसी है क्या, कब से इसका संघर्ष शुरू है और इसके दुष्परिणाम क्या थे। अब संवैधानिक तौर पे इसका महत्व समझ लेते हैं और वो डिबेट सुनते हैं आराम से कि आज से 76 साल पहले या 72-73 साल पहले जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इसकी बात हुई थी, तो मैं और आप क्या बहस करेंगे, मैं आपको क्या जवाब दूँ। यहाँ पे दिग्गज बड़े बड़े नेताओं की बहस हुई और उन लोगों ने क्या बात की, उनकी क्या बहस हुई, अम्बेडकर जी ने क्या जवाब दिया, जो लोग विरोध में थे उनके क्या सवाल थे, वो सुनते हैं, वो समझते हैं, ताकि आपको और क्लैरिटी मिली इस यूसीसी के बारे में और हमारे टॉपिक को और क्लैरिटी मिले और ये मिथ लोगों का दूर हो जाए कि ये बीजेपी का एजेंडा है, ये आज का एजेंडा है, ये तो अभी इलेक्शन के लिए हो रहा है। उनको क्लियर हो जाए। 1835 से बात शुरू हुई है, अभी 47 की बात खोलूँगा। उसके बाद 70 साल क्या हुआ है देश में, इसके वजह से ये बताया। तो इसे आज कल परसों का मुद्दा तो ना बनाए, ये काफ़ी जूना मुद्दा। पहले अलग सीन था, अभी अलग सीन है। अभी हम इस देश का नुकसान नहीं झेल सकते, 1000 साल झेला, अब हम इस देश का नुकसान नहीं झेल सकते। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझ लें कि यूसीसी को कोई संविधान में डालने के लिए डिबेट नहीं हो रही है, या यूसीसी का हिस्सा बनाने, कॉन्स्टिट्यूंट का हिस्सा बनाने के लिए कोई डिबेट नहीं हो रही है कि इसको संविधान में रखा जाए, डाला जाए, इसको भाग क्यों बनाया जाए। नहीं, ये यूसीसी का एक अभिन्न हिस्सा है पहले से। ये नवंबर 23, 1948 से लागू है संविधान के अंदर, आर्टिकल 44 के अंदर। और आर्टिकल 44 कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग यूसीसी, के आने वाली सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि उनको कॉमन लॉज लाना है देश में। ये वो आर्टिकल कहता है। जैसे मैंने संविधान के में शुरुआत में कह दिया था कि जो थे हमारे महान लीडर जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने कई चीज़ें ऐसी रखी जो उस वक्त नहीं हो पाई फ्यूचर की सरकारों के लिए, और ये कहा भी कि उनको लाना है, और ये हमने इसीलिए रखा है कि वो ला पाए। ठीक है, तो अब क्या बहस हुई, उनके डिटेल्स में जाते हैं। सबसे पहले शुरू में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो लोग विरोध में थे उनको सब कमेटी कहा, उन सब कमेटी को उन्होंने एक टास्क दिया कि आप एक ड्राफ्ट बनाइए, पर्सनल ड्राफ्ट, उसके अंदर पॉइंट वाइज लिखिए कि कौन से ह्यूमन राइट का आपका वायलेशन हो रहा है, कौन से आपके धार्मिक आज़ादी जा रही है, आपका क्या विरोध है, ये सब एक प्रॉपर पर्सनल ड्राफ्ट बना के सबमिट कीजिए अम्बेडकर जी के सबमिशन के पहले। फिर आगे चलते हैं, सब कमेटी के जो हिस्सा थे उनमें बड़े बड़े नाम क्या थे, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद इस्माइल साहेब, नसरुद्दीन अहमद और पोकर साहेब बहादुर। और इनके सामने जो यूसीसी के पक्ष में थे उनमें बड़े नाम थे M.A. अयंगर, K.M. मुंशी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। सबसे पहले एडवाइजरी कमेटी जो कि जज की तरह थी इधर पूरे मामले में, दोनों पक्ष को सुन के फैसला सुनाना उनका काम था। उस एडवाइजरी कमेटी ने पूरा का पूरा ये डिबेट और ये विषय हैंडल किया वहाँ पे। तो सबसे पहले हम देख लेते कि सब कमेटी ने यूसीसी के बारे में जो पर्सनल ड्राफ्ट पेश किया था उसमें मेन पॉइंटर्स क्या थे, उस पर्सनल ड्राफ्ट को कैसा उन्होंने डिज़ाइन किया था आपको समझ में आएगा। सबसे पहला पॉइंट यही था कि समान नागरिक संहिता यूसीसी नागरिकों के धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन करता है। समान नागरिक संहिता यूसीसी नागरिकों के धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन करता है। दूसरा पॉइंट रखा उन्होंने, यूसीसी देश भर में
देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। तीसरा पॉइंट रखा उन्होंने कि माइनॉरिटीज़ के धार्मिक या पर्सनल लॉज के अंदर किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नामंजूर है। और फिर सब कमेटी ने जो राइट्स होते हैं सिविलियन के उसको दो भाग में बांटा। पहला भाग था जस्टिसेबल राइट्स और दूसरा भाग था नॉन जस्टिसेबल राइट्स। तो पहला पार्ट जो ये दो भाग में उन्होंने बांट दिया। अभी समझते हैं कि ये दो भाग क्या है। सबसे पहला भाग जो जस्टिसेबल राइट्स होता है, साफ भाषा में बताओ, आम आदमी समझे, ताकि मेरे वीडियो का जो मेन कारण है बिना वो भारी डेफिनेशन में जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ये है कि जस्टिसेबल राइट वो है जो धार्मिक प्रैक्टिस या पर्सनल लॉ के खिलाफ आप कानून बना सकते हैं या उसको कानूनी तौर पे आप चैलेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं जस्टिसेबल राइट। और जो धार्मिक प्रैक्टिस या पर्सनल लॉ को आप कानूनी तौर पे चैलेंज नहीं कर सकते, जिसके लिए आप कोई कानून नहीं बना सकते, उसको बोलते हैं जस्टिसेबल राइट्स। ठीक है, तो उनके सारे राइट्स हो गए जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल राइट्स। और जो पहले से एक थे वो हो गए जस्टिसेबल राइट्स। तो सिंपल हो गया कि यूसीसी को लागू ही नहीं हो सकता बॉस। तो ये हुआ इनकी दलील, इनका पर्सनल ड्राफ्ट। फिर आगे चलते हैं। फिर पर्सनल ड्राफ्ट सबमिट करने के बाद बारी आई बहस की। बहस भी करना पड़ेगा ना बॉस, तो लिखने से नहीं होगा। फिर बहस शुरू हुई। सबसे पहले जो पोकर साहब थे, मिस्टर पोकर साहब बहादुर, उन्होंने जो एडवाइजरी कमेटी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी पूरी की पूरी, जो संविधान बना रही थी, उनके ऊपर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने उनके ऊपर ही सवाल उठा दिया कि आप कौन होते किसी के धार्मिक प्रथा के अंदर या पर्सनल लॉज के अंदर दखल अंदाजी करने वाले। ये पहला पॉइंट शुरुआत हुई है। जो कहते हैं ना कि उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनकी बात रखने का कभी वक्त नहीं दिया गया, शुरुआत से आज़ादी आज तक वो अक़लियत है, उनको ये सब इसके लिए कह रहा हूँ कि देखिए शुरुआत और द वे ऑफ प्रेजेंटेशन एंड द वे दे आर टेलिंग दैट पॉइंट, क्या तरीका था उनका, कितना आक्रामक थे, मेरे को समझ में नहीं आता है कि हमको भी हेलमेट के बिना पकड़ा जाता है, हम ऐसी बात करें तो ये हुआ पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट बहस में रखी गई कि क्या आप इस सब्जेक्ट पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। सोचिए, उस वक्त आज़ाद भारत का पहला इलेक्शन भी नहीं हुआ था और ये बहस में रखा गया कि क्या आप इलेक्शन में इसको यूज़ करना चाहते हैं, इसके लिए इसको लाए हैं। तो आज जो बोलते सुन ले, उनको सुना देना ये वीडियो कि इलेक्शन का राग तो तब से आलाप रहे, जबकि पहला इलेक्शन भी नहीं हुआ था आज़ाद भारत का। और क्या फ़र्क पड़ता है, इलेक्शन में जो भी पॉइंट है उसको देख के आदमी वोट देगा। कोई पार्टी अगर बोल रही है कि हम लाएंगे कानून, तो जिसको चाहिए वो वोट करेगा जाके। और एक पार्टी है जो बोल रही है हम नहीं लाएंगे, तो जिसको नहीं चाहिए कानून वो जाएगा वोट करेगा उसको। ये तो और अच्छी बात है, इसको इलेक्शन में वोट यूज़ किया जाए तो वोटर को क्लैरिटी रहेगी। आप इसके लिए तो हम पूछते हैं बार बार आपका स्टैंड क्या है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को छोड़ के अपना स्टैंड नहीं क्लियर करती, क्योंकि उनको पता है वो ना बोलेंगे तो ये मेजॉरिटी देश की उनको वोट नहीं करेगी। तो ये मेजॉरिटी चाहती है अभी यूसीसी। गलत लोग हमेशा कम ही होते हैं उनको, लेकिन कम लोगों का वोट चाहिए, क्या करें। ठीक है, बी विथ इट। फिर आगे बढ़ के भाग लिया मिस्टर के.एम. मुंशी जी ने और अलादी कृष्ण स्वामी ने और अम्बेडकर जी ने जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा। मैं सब बताऊंगा और अपनी बात रखी। फिर अम्बेडकर जी की दलील ये थी कि जैसे कहा जा रहा है कि ये देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, जबकि इसके विपरीत बात है, ये देश की एकता अखंडता के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो कहा जा रहा है कि इस देश में माइनॉरिटीज़ के राइट्स के ऊपर ही हमला है, तो मैं बताना चाहूँगा कि अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये हमारी खूबसूरत संविधान का सबसे अच्छा
उदाहरण बनेगा, एग्जाम्पल बनेगा सेक्युलरिज्म का। ये सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण बनेगा हमारा देश के कानून का, और सारी दुनिया में ये हमारा मैसेज जाएगा कि देखिए कितना सेक्युलर देश है। तो आज जितने विरोध कर रहे हैं ना, वो सब खुद को सेक्युलर ही कहते हैं, सेक्युलरिज्म के सुरमा। और ये इतने बड़े सेक्युलरिज्म के एग्जाम्पल को आप लागू नहीं होने दे रहे। फिर के मुंशी जी ने कहा कि सारी बहस अब तक हमने जो भी देखी है, पर्सनल ड्राफ्ट से लेके बहस तक, सब मुस्लिम्स एंड ओनली मुस्लिम्स ओरिएंटेड है, मुस्लिम्स के आजू बाजू है। पर क्या मैं पूछना चाहूँगा, इस देश में अलग और भी धर्म, संप्रदाय और अलग अलग प्रकार के लोग नहीं रहते? क्या हम उनकी बात नहीं सोच सकते? क्या हम उनको एक करने की बात नहीं सोच सकते? ये बात रखी के मुंशी जी ने। उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ तक अभी तक ये बात समझ में आती है कि पर्सनल लॉज में कोई भी दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बुरी बात है, बुरी बात है, बुरी बात है। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हिंदुओं में भी काफ़ी सारी कुरीतियाँ थी, जैसे बहुविवाह, बाल विवाह, सती प्रथा। इन सब पे अगर रोक लगी है तो वो कानूनी तौर पे कानून बना के ही लगी है। तो आप सिर्फ बुराई गिना रहे हो, अच्छाई भी है। अगर पर्सनल लॉज को मॉडिफाई किया जाता है तो उसका अच्छा भी परिणाम निकलता है समाज में, वो अच्छा भी देता है समाज को, ये भी याद रखना चाहिए। फिर उसके बाद आई बारी उसके पहले मुंशी जी ने एक और आखिरी सवाल पूछा मुस्लिम पक्ष से या सब कमेटी पक्ष से डायरेक्ट, कि क्या आप देश भर में शादी, वसीयत और तलाक को लेके कानून नहीं चाहते? एक कानून नहीं चाहते या कानून ही नहीं चाहते? एक कानून नहीं चाहते या कानून ही नहीं चाहते? उसके बाद आई बारी अय्यर जी की। उन्होंने कहा कि वही अम्बेडकर जी वाली बात कि इससे आपसी भाईचारा खराब होगा, लेकिन ये तो आपसी भाईचारे के लिए अच्छी चीज़ है, इससे आपसी भाईचारा अच्छा होगा। फिर अय्यर जी ने एक बहुत ज़रूरी बात बताई डिबेट में कि अय्यर जी ने कहा कि 180 साल या जितना भी ब्रिटिश राज था उसमें हमें मुस्लिम्स का स्पेसिफिकली ऐसा कोई विरोध डॉक्यूमेंटेड या नहीं आता है सामने जब उन्होंने किया हो कि ब्रिटिश या अंग्रेज उनके पर्सनल लॉज में दखलंदाजी कर रहे हैं। ऐसा कोई प्रोटेस्ट या ऐसा कोई खिलाफत पर्टिकुलरली इस बात को लेके मुस्लिम्स का कि अंग्रेज हमारे धार्मिक भावनाएं आहत कर रहे हैं, हमारे धार्मिक मामलों में दखलंदाजी कर रहे हैं, ऐसा कभी देखने नहीं आता है, ऐसा कोई हिस्ट्री रिकॉर्ड भी नहीं मिलता है। जबकि 1937 में जाके ये पर्सनल लॉ, शरिया लॉ ये लागू हुआ। इसके पहले दखलंदाजी भर भर के की अंग्रेजों ने, उनको सब सेम लॉ चलता था हिंदू मुस्लिम का, ये 37 से लागू हुआ। तो उनको पता था अब हमको यहाँ से जाना है, इनको अच्छे से बर्बाद करके जाना है, तब उन्होंने ये सब अपनी हरकतें करके गए। तो उससे पहले मुस्लिम्स का कोई ऐसा कोई खिलाफत तो देखने नहीं मिलता है कि हमारे पर्सनल लॉज में आप दखलंदाजी ना करें। जबकि दूसरी तरफ हिंदुओं का दिखता है, हिंदुओं ने सती प्रथा के ऊपर कानून बनी तभी भी विरोध किया, बाल विवाह पे कानून बना तभी भी विरोध किया, तलाक के ऊपर बना तभी भी विरोध किया। हिंदुओं का मतलब मैं किसी को बड़ा छोटा नहीं बता रहा हूँ, मैं फैक्ट बताता हूँ भाई। तो हिंदुओं का विरोध डॉक्यूमेंटेड है हिस्ट्री में, सुना भी होगा आपने कि हिंदू भी नहीं लाने दे रहे थे कानून, हिंदू बिल एक्ट ना, सही बात है, नहीं लाने दे रहे थे। तो हिंदुओं का तो विरोध दिखता है, फिर भी आज हिंदू तो कुछ नहीं बोल रहे, ये मुंशी जी कह रहे हैं, तो हिंदू कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आज आपको अचानक क्या हो गया? 180 साल में जब आप नहीं जागे तो आपकी जो आदतें खराब करके गए ना अंग्रेज, उनको ही सुधारने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है। पहले आप ऐसे ही थे, ऐसे ही चलता था देश। अभी जो आदतें खराब हो गई है ना, उसको ठीक करना है, ये मुंशी जी ने।
फिर अय्यर जी ने यह भी कहा कि देश भर में पहले से एक कानून है सबके लिए, जुर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, ये सब सूदखोरी जबकि इस्लाम में हराम है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्चुअल जो कानून है यहाँ पे तो सब एक है, सबके लिए एक कानून है, ये वो कह रहे हैं। तो फिर अय्यर जी ने कहा कि पूरे देश भर में ज़्यादातर कानून एक ही हैं सबके लिए, सिर्फ शादी, तलाक और ये सिविल चीज़ों को लेके, इसके लिए यूसीसी लाया जा रहा है। तो आप तो पहले से एक ही कानून में हो भाई, जो शादी और ये सब मामलों की बात है, तो इतनी बड़ी ज़रूरी बात तो मुझे लगता नहीं इसका विरोध होना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि यूसीसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसके लिए रखा जा रहा है क्योंकि आज तो हम नहीं लागू कर रहे, लेकिन आने वाली सरकारें भी लागू ना करें, ऐसा ना हो, वो लागू कर पाए, उनके पास इतना पावर है, ये लिख के जा रहे हैं हम कि उनके पास इतना पावर होगा, वो पर्सनल लॉज पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो कानून बना सकते हैं, वो इस देश की एकता अखंडता के लिए जो सही लगे वो सब कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अभी कुछ लागू नहीं हो रहा है, और जब होगा तभी भी सबकी रजामंदी से होगा, ये भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कुछ थोप दिया जाएगा। लेकिन आपको भी जब एक बहस हो रही है रजामंदी वाली, तो आपको बताना पड़ेगा ना आप क्यों खिलाफत कर रहे हो, आपके पॉइंट्स क्या है। आप ये तो बोलते हो कि आप नहीं कर सकते, लेकिन ये नहीं बता रहे हो कि क्यों नहीं कर सकते। अरे क्या नहीं कर सकते और कर सकते हैं वो सरकारों पे छोड़ो। उन्होंने 370 भी हटाया, राम मंदिर भी बनाया, कभी भी कहा जाता था कि आप नहीं कर सकते, उन्होंने कर दिया ना, तो कैसे करना है वो इस देश की सरकारों पे छोड़ो। आप क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं करना चाहिए, इस पे आप फोकस करो तो शायद आप डिफेंड कर पाओ। फिर अंबेडकर जी ने फाइनल सबमिशन में बहुत ज़रूरी बातें कही, जो मैं चाहता हूँ कि हर एक भारतवासी को अपने आइडियोलॉजी, अपने धर्म, अपने हर वो सेल्फिश मोटिव से ऊपर उठ के सुनना चाहिए। हर एक आदमी को ध्यान से सुनना चाहिए अगर वो इस देश का भला चाहता है तो। अंबेडकर जी ने सबमिशन में साफ साफ कहा कि कॉमन लॉज बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए, और क्योंकि इस देश में कॉमन लॉज नहीं थे इसीलिए इस देश का बंटवारा हुआ। और आज तक, जैसे मैंने पहले बताया, सेपरेटिस्ट आइडियाज आज तक चले आ रहे हैं। फिर अंबेडकर जी ने ये कहा कि हमारे साथ कई और देश आज़ाद हुए थे, आज वो अगर तरक्की कर पाए हैं और हम नहीं कर पाए हैं तो उनका भी यही कारण है कि हमारे देश में कॉमन लॉज नहीं है। अगर हमारे देश में कॉमन लॉज हो जाए तो जो हमारे साथ देश आज आज़ाद हुए थे वो जिस तरक्की के लेवल पे है, जहाँ है, वहाँ हम भी पहुँच पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कॉमन लॉज इस देश में नहीं है, इसीलिए ये देश वहाँ नहीं पहुँच पाया जहाँ हमारे साथ हुए आज़ाद देश पहुँच गए। अंबेडकर जी ने ये भी कहा कि ये पर्सनल लॉज हमेशा से बाधा बने भारत की तरक्की में, माने या ना माने। और अंबेडकर जी ने साफ साफ ये कहा, अंबेडकर जी ने साफ साफ ये कहा कि हम तो वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये संविधान, ये सरकार हमें लिखित में आश्वासन दे, प्रॉमिस करे कि आने वाले 5 से 10 साल, 15 साल के अंदर हम इस देश के अंदर यूसीसी लागू करेंगे यहाँ के लोगों के लिए। हम तो वो लोग हैं जो इसको लागू करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, कोई अपॉलॉजी नहीं, हम चाहते हैं यूसीसी लागू हो। ये देश संविधान से ही चलेगा। किसी को इससे प्रॉब्लम है और उसको बुरा लग रहा है तो फिर प्रॉब्लम है बॉस, हम आपकी इस प्रॉब्लम का कुछ नहीं कर सकते। ये देश संविधान से ही चलेगा, और संविधान क्या कहता है, सत्यमेव जयते, सत्य है वही चलेगा। ये सारी बहस होने के बाद अंत में यूसीसी के लिए वोटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और जिसके नतीजे
इसको आर्टिकल 35 से रीनंबर्ड करके आर्टिकल 44 बना के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सजा के रख दिया गया कि फ्यूचर की सरकारों का जिम्मा है वो लागू कर पाए, लेकिन आज तक वो वहीं है, उससे आगे नहीं बढ़ पाया। तो आज आगे ही नहीं बढ़ पाया। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी और ज़ोरदार बहस हुई, उसके बाद ही तो अब ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पर्सनल ड्राफ्ट बहस ये सब समझाने के बाद आप ये तो समझ गए रहेंगे, जो लोग ये बोलते हैं कि हमें अपनी बात रखने के मौका नहीं दिया जाता, ये अभी भी लाया गया है, हम ये हैं वो है। बहुत ज़ोरदार बहस हुई है, ज़ोरदार बातचीत हुई है, बड़े बड़े लोगों के बीच हुई है। जो सवाल आज आप उठा रहे हो, जो जवाब आज हम दे रहे हैं, वो सारे जवाब पहले लोगों ने दे दिए हैं और पहले वो सवाल पूछे भी गए। वो सारे सवाल जवाब होने के बाद ही अच्छे से ये चीज़ को रखा गया है संविधान में। अभी मैं आपको सारांश भी बता देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का समरी, क्या कंक्लूजन निकला, क्या निचोड़ निकला ये सारी दलीलों का, ये पर्सनल ड्राफ्ट का, ये सारी 4 साल की बहस, क्योंकि 46 से शुरू हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस, 1950 में जाके संविधान लागू हुआ है। तो 4 साल तक ऐसी ये सारी बहसें चली है। तो ये बहस का निचोड़ क्या निकला ये भी समझ लें। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यह माना कि भारत का संविधान अनकंडीशनल पावर देता है भारत के पार्लियामेंट को। जैसे कि मैंने कहा, वो क्लैरिटी न्यूज़ और पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल मीडिया कहीं ना कहीं नहीं दे पा रहा है, तो हम जैसे लोग वहाँ स्टेप इन करते हैं और आपकी हेल्प करते हैं, अपने देश के लिए करते हैं, और हम चाहते हैं कि सब जागरूक हो। तो ये सारी बातें आपको समझाने का कारण यही था कि अगली बार जब आप वोट करने जाएं तो आप क्लियर हो कि क्या आप यूसीसी के साथ हैं या नहीं। ऐसे ही सिंपल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली बार आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के। हमें लाइक करें, शेयर करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय।